डेढ़ सालों में जो आपने कुछ इनिशिएटिव्स हमारे देखे होंगे, उनसे आपको कम से कम ये एक्सपीरियंस अब हुआ होगा कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं एम्बेसी के फंक्शनिंग में। जैसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था जो हमारे कॉन्सुलर विंग के टाइमिंग्स होते थे। अगर आप लोगों को कोई कॉन्सुलर सर्विस चाहिए होती थी तो जनरली ये होता था कि भाई आप सवेरे आके कागज़ दे जाइए, उसके बाद आप शाम को कागज़ ले जाइए उसकी अटेस्टेशन वगैरह करने के बाद। तो अब जो आदमी बार्सिलोना से या वेलेंसिया से या कैनरी आइलैंड से आ रहा हो किसी ऐसे काम के लिए, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था पूरा एक दिन गुजारना, पहले सवेरे आना, कागज़ देना, फिर 6-7 घंटे इंतज़ार करके उसके बाद शाम को कागज़ ले जाना, उसमें थोड़ी उनको तकलीफ़ होती थी। तो हमने उस सिस्टम को अब चेंज करके ये कर दिया है कि जब आप सवेरे आएँ, आप अपने कॉन्सुलर डॉक्यूमेंट्स दें तो उनको तुरंत अटेस्ट करके हम उसी वक्त वापस कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अगर उस टाइम पे भीड़ हो जब आप आएँ तो आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट वेट करना पड़े, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। आप आ सकते हैं, अपना काम करवा के उसी समय अपने कागजात लेके वापस जा सकते हैं। जो हम ये एक्चुअली हमको 2 ऐसे मौके मिलते हैं पूरे साल में, एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त, जब कम्युनिटी के लोगों से मिलने का एक अलग अवसर होता है। उसमें थोड़ी थोड़ी कभी बातचीत होती है तो थोड़ा जानने को मिलता है कि समस्याएं क्या हैं। तो इनको देख के हमने, आप लोगों को याद होगा, पिछले 26 जनवरी को जब हम मिले थे एम्बेसी में, तो हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हर महीने की हर आखिरी फ्राइडे को शाम को 4:30 से 5:30 बजे एम्बेसी में एक ओपन हाउस होगा, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से फ़ोन पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। ओपन हाउस का मतलब कि एम्बेसी का दरवाज़ा खुला है, आप 4:30 से 5:30 के बीच में जब चाहें आके जिस अफसर से चाहें उससे मिल सकते हैं। सब अफसर एम्बेसी के उस समय पे, उस दिन, उस घंटे के बीच में वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। मैं जानता हूँ नॉर्मली आप लोगों की क्वेरीज कॉन्सुलर इश्यूज़ को लेके होती हैं, तो गांधी जी ने वो घंटा उस दिन का अपने पूरे साल के कैलेंडर में ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये हम इस साल ऑलरेडी 3 बार कर चुके हैं और तीनों बार कुछ लोग आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये सोचना चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनकी उतनी समस्याएं नहीं हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर, जो उनका बड़ा हिस्सा है, वो मैड्रिड में नहीं रहते हैं, स्पेन के दूसरे शहरों में रहते हैं, तो इसलिए हो सकता है वो खुद नहीं आ पाएँ। लेकिन ये एक सहूलियत है जो हम मैड्रिड के रेजिडेंट्स के लिए प्रिंसिपली उनके लिए है, और अगर उनके थ्रू कोई और शहर में बसने वाले लोग अपने कंसर्न्स को हमारे पास पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक एवेन्यू है जो आपके पास अवेलेबल है, और आप जब भी मैड्रिड में हो, इस दिन अगर हो, तो आपका एम्बेसी में स्वागत है उस दिन। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे काफ़ी हमारी कम्युनिटी के काफ़ी भाई बहन ऐसे हैं जो जब स्पेन में आए तो उनका पासपोर्ट और वीज़ा जिस कंडीशन में उनको मिला, जैसा उनके पास था, वो कुछ समय बाद इरेगुलर हो गया और उनका स्टेटस जो है स्पेन में इरेगुलर हो गया। उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट नहीं था और वो अपना यहाँ पे जो रेजिडेंसी रेगुलराइज करने के लिए जो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी स्पेन की सरकार ने पिछले कुछ सालों में चेंजेस किए हैं। और उन चेंजेस का एक रिज़ल्ट ये है कि अब आपको एक स्टेज ऐसा आता है जब आपको आगे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए स्पेनिश सरकार से और सरकारी कार्यालयों से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि अब आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो। तो करीब 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया ही था, तो उस समय पे गांधी जी के साथ मिलके, हमारे कॉन्सुलर ऑफिसर्स के साथ मिलके हमने पिछले 10-12 साल की पॉलिसी को एनालाइज किया कि
ये पासपोर्ट्स जो लोग मांग रहे थे वो कैसे इशू हो रहे थे, और हमने देखा कि इन पॉलिसीज़ में काफ़ी ऊपर नीचे चेंज हो रहा था। और एक समय ऐसा था जब इन पासपोर्ट्स को रिवैलिडेट करने में या री इशू करने में या लीगलाइज करने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी, काफ़ी अड़चनें थी। तो हमने पिछले 10-12 साल की पॉलिसी को देख के हमारे जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं पासपोर्ट एक्ट के तहत, उसमें हमने ये पाया कि हमारे पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और हमारे पास काफ़ी एक तरीका है जिससे हम इसको लोगों के लिए काफ़ी आसान बना सकते हैं और लोगों को बहुत सहूलियत इससे पहुंच सकती है। तो करीब 1-1.25 साल पहले से हमने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मेरी इस बात में शामिल होंगे कि इस तरह के पासपोर्ट्स का अब जो इशू होना लोगों के लिए है वो अब काफ़ी आसान हो गया है। मुझे ध्यान है कि जब मैं शुरू में आया था तो ऐसे केसेस को प्रोसेस करने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाता था। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे केसेस को प्रोसेस होने में 1 महीने से ज़्यादा समय लग रहा है। तो जो इस तरह की सिचुएशन में हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो जिनके कागजात यहाँ पे रेगुलराइज करने में पहले थोड़ी मुश्किल हो रही थी, वो अब उनको उसमें थोड़ी ज़्यादा आसानी हो रही है और हमारी तरफ से कम जो उनको पासपोर्ट वगैरह का काम है वो अब काफ़ी आसान हो गया है, वो उनके लिए काफ़ी जल्दी उनको मिलने लगे हैं। हमारी जो कोशिश है एक तरह से वो ये भी है कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं, जो हम बदलाव ला रहे हैं हमारी पासपोर्ट, OCI, PIO, वीज़ा वगैरह की प्रोसेसेस में, कि वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आपको उनके बारे में जानकारी मिले, आपको उनके बारे में हम सूचित रख पाएँ कि भाई ये एक नई चीज़ है या ये एक अब रिक्वायरमेंट हो गई है, आपको ये करना चाहिए। जैसे आपको ध्यान होगा पिछले साल नवंबर से अब हाथ से लिखे हुए पासपोर्ट दुनिया में कहीं पे माने नहीं जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई हाथ से लिखा हुआ पासपोर्ट था तो उसको बदलवाना ज़रूरी था और हमने पूरे साल एक कैंपेन चलाया था लोगों को बतलाने के लिए कि अगर आपके पास हाथ से लिखा हुआ कहीं पे पासपोर्ट हो तो उसको आप जल्द से जल्द चेंज करवा लें, क्योंकि अब सब जगह मशीन रीडेबल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से पिछले साल भारत सरकार ने एक नई पहल की और उन्होंने कहा कि जो PIO कार्ड और OCI कार्ड, ये 2 अलग तरीके के कार्ड थे, इनको एक मर्ज करके एक कार्ड बना दिया जाए। अब सिर्फ OCI कार्ड आगे चलेगा। तो इसमें भी लोगों को शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि प्रोसीजर्स क्लियर नहीं थे, डेडलाइंस थोड़ी छोटी थी, लेकिन उनको एक्सटेंड करते करते और काफ़ी बार हमारी वेबसाइट पे हमने इंफॉर्मेशन डाली जिससे लोगों को अब पता चल गया है कि PIO कार्ड का OCI कार्ड में कैसे कन्वर्जन होता है, उसमें क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या करने की ज़रूरत है। तो हमने अपनी वेबसाइट के द्वारा, अपने फेसबुक पेज के द्वारा, आप लोगों से हमारे ट्विटर अकाउंट के द्वारा आप लोगों से कांटेक्ट में रहने की कोशिश की है। लेकिन हम जितना भी करें, मैं मिस्टर गांधी से कहता हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और हमें और करना चाहिए। और आप लोगों से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कम्युनिटी के साथ टच में रहने के लिए हम जितना कर सकते हैं उतना हम करें। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ तरीके से आगे बढ़ रही है, बदल रही है और मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग स्मार्टफोन लेके अपना काम कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनी बेहतरी के लिए भी अडॉप्ट करें, अपने काम में उसको चलाएं और कम्युनिटी के साथ टच रहने के लिए इस टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। और
हमारे अब कॉन्सुलर विंग में इस चीज़ को लेके कुछ काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द या तो इसी मीटिंग में, नहीं तो इस मीटिंग के कुछ दिनों के बाद ही हम फिर से आपके पास आएंगे कुछ सुझावों के साथ कि कैसे हम एक दूसरे के साथ और क्लोज टच में रह सकें। जैसे अब एक स्मार्टफोन पे बहुत ही पॉपुलर ऐप है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है, सिक्योर है, और हमने देखा है कि अब सरकारी काम में उसका बहुत इस्तेमाल होने लगा है। तो अगर एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जिसमें लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे हों और लोगों के कंसर्न्स एक जैसे हों, तो वो आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं। तो एक आइडिया जो मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता था वो ये था कि जो आप लोग हैं, कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके लीडर्स हैं, तो आप लोगों का क्यों नहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना लेते हैं एम्बेसी के उन 2-3 अफसरों के साथ जो कॉन्सुलर और कम्युनिटी का काम देखते हैं। और इससे ये हो सकता है कि जो चीज़ें हम आपसे कहना चाहें, हम जानते हैं कि आप सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, रोज़ वेबसाइट देखने का मौका नहीं मिलता होगा, रोज़ फेसबुक पेज देखने का मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन स्मार्टफोन हमेशा जेब में रहता है। व्हाट्सएप आप दूसरे लोगों से, अपने निकट लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से टच में रहने के लिए आप व्हाट्सएप देखते हैं, तो उसी में आपको एम्बेसी का भी व्हाट्सएप दिख जाएगा कि क्या चीज़ नई है, क्या चीज़ टाइम बाउंड है, क्या करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि उसी मैसेज को देख के आप कम्युनिटी में जो बाकी और लोग हैं उन तक हमारा संदेश पहुंचा सकें। ये हमारा एक अटेम्प्ट है इसको करने के लिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जैसे एम्बेसी की वेबसाइट में, हमारी ये कोशिश रही है कि उनमें भी थोड़ा सुधार हम ला सकें। हम जानते हैं कि जो बड़ा हिस्सा है हमारी कम्युनिटी का स्पेन में, वो पंजाबी भाषी है, हिंदी भाषी है, और सब लोग आसानी से अंग्रेज़ी के फॉर्म समझ नहीं सकते हैं, उनको भर नहीं सकते हैं। तो हमने एक पहल ये की है जो करीब 1 साल से अब चली आ रही है कि हमारी वेबसाइट पे जो कॉन्सुलर सर्विसेज के फॉर्म्स हैं उनका हमने ट्रांसलेशन करके गुरमुखी में और हिंदी में वो फॉर्म्स हमने अपलोड किए हुए हैं हमारी वेबसाइट पे। और हमने सैम्पल फॉर्म्स भरे भी हैं कि अगर आपका नाम ये है तो आप ये फॉर्म इस तरह से भर सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली वो फॉर्म भरने में सहूलियत हो सके। आप अपनी डिटेल्स उस फॉर्म में उस तरह से उस भाषा में भर सकें जो लोगों को समझ में आती हो, जिनके साथ लोग फेमिलियर हों। तो मुझे आशा है कि इससे लोगों को सहूलियत हुई होगी हमारे कॉन्सुलर सर्विसेज को और एक्सेस करने में। हमारी कोशिश ये भी है कि जो भी लोग हमसे सवाल पूछते हैं उनका जवाब जल्द से जल्द दिया जा सके। मैं जानता हूं कि काफ़ी लोगों की ये पिछले सालों में कंप्लेंट रही है कि भाई हम एम्बेसी फ़ोन करते हैं लेकिन कोई फ़ोन उठाता नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि न सिर्फ फ़ोन लेकिन ईमेल, SMS, व्हाट्सएप ग्रुप, वेबसाइट के थ्रू मैसेज या फेसबुक पेज के थ्रू मैसेज, हम इन सब का सर्वे करें और इन सब का जवाब दे सकें। तो मिस्टर गांधी मुझे कहते हैं कि जो अब हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस मैसेज का जवाब ज़रूर चला जाए लोगों के पास। तो अगर आप कभी हमसे फ़ोन पे नहीं बात कर सकते हैं तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास एम्बेसी के जो कॉन्सुलर ऑफिसर्स हैं उनके SMS, उनके सेलफोन नंबर्स हैं, उनको सिर्फ SMS करने की देरी है, या जब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हो जाएगा एक व्हाट्सएप भेजने की देरी है, और आपको जवाब जल्द से जल्द उसका मिल जाएगा। मैं अंत में आपसे सिर्फ एक यही चीज़ एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हमारी कोशिश ये है कि जो कॉन्सुलर सर्विसेज एम्बेसी प्रोवाइड करती है उनसे आपका जितना भला हो सके वो हो, उनसे जितनी सहूलियत आपको पहुंच सके वो हो। और ये करने के लिए जो हमारे बीच में कॉन्टैक्ट्स हैं
उनको जितना हम मजबूत कर सकें वो हम करें। और चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हो, चाहे वेबसाइट के द्वारा हो, फेसबुक पेज के द्वारा हो, हमारे ट्विटर अकाउंट के द्वारा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, अपने इंडिविजुअल लेवल पे और अपने कम्युनिटी के लीडरशिप के लेवल पे हमारे साथ टच में रहें, और इस तरह की एक्टिविटीज़ हम जितना फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे साथ भोजन करने का आप ये अवसर ले पाए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों से सुनूं, और अगर कोई कंसर्न्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अभी तक हल नहीं ढूंढ पाए हैं, या कोई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक हमसे नहीं किए गए हैं, वो हम इस भेंट वार्ता में आज हम उठा सकते हैं एक दूसरे के साथ, और आशा है कि आपको उन चीज़ों के भी जवाब मिल पाएंगे। गुड आफ्टरनून सर, थैंक्स अ लॉट, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, एक मान दिया आप सबने, ख़ासतौर से आभारी हैं गांधी सर जी का। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात है कि बीइंग अ पंजाबी, उन्होंने एक जो गैप था ना एम्बेसी का और पीपल्स के बीच में, वो बहुत बड़ा कम किया है इन्होंने, मेरे हिसाब से ख़त्म ही किया। थैंक्स अ लॉट। और दूसरा, मुझे पता चला इनकी शादी हुई, इनको बधाई देता हूँ सबसे पहले। तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने नया जीवन शुरू किया है। सर एक्चुअली क्या है कि 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो मेरे से ज़्यादा मेरा छोटा भाई है गगनदीप सिंह, इसको काफ़ी नॉलेज है, इसको मेरे को आए हुए अभी 8-9 साल हुए हैं, ये मेरे से पहले का यहाँ पे है, और कम्युनिटी में और स्पेशली एम्बेसीज के काम में आज से पहले, आपके टेन्योर से पहले कह लो, काफ़ी विचरा है। हमें मेन प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, अब सबका टाइम नज़दीक आ रहा है नेशनलिटी का, उसमें सिख कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो नाम जो पीछे लेते हैं एक मदर का और फादर का, सिंह एंड कौर, जिनके तो सरनेम है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हमें, जैसे मेरा नाम परमजीत सिंह है, मेरे को साथ में सिंह कौर लगवाना पड़ता है, सूट नहीं करता, क्योंकि जब अपनी कम्युनिटी में जाते हैं तो बोलते हैं यार, मान लो मैं इंडिया गया हूँ, कोई मेरा कहता है यार तूने वहाँ की नेशनलिटी लिया, हाँ दिखा तो सही, तो परमजीत सिंह कौर, भाई व्हाट इज़ दिस, समझाना भी मुश्किल हो जाता है। हम चाह रहे हैं कि इसका कोई परमानेंट हल आपके तरीके से कोई एम्बेसी हमें हेल्प करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हेल्प करे कि इनको बताया जा सके कि वो कैसे सिर्फ नाम ही रह सके, ताकि जो कोर वाला जो कॉन्सेप्ट है जमता नहीं है। दूसरा, काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मैं कह तो देते हम कर रहे हैं, पर हमारा गगनदीप सिंह जी ज़्यादा कर रहा है, कि चाह रहे थे कि रिलीजन को रजिस्टर करवाया जाए यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 22 गुरुद्वारास हैं। पहले क्या होता था कि एसोसिएशन टाइप करके हम रजिस्टर करवाते थे इनको, लेकिन अभी जो है गुरुद्वारा रजिस्टर हो रहे हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कुस्तिका में भी जाके करवाते हैं। मेरे ख्याल 10 या 11 गुरुद्वारास हैं, 14 गुरुद्वारास हैं। मैंने आपको लिस्ट भी भेजी थी गांधी जी को, और टोटल गुरुद्वारास की लिस्ट भी भेजी, शायद 22 हैं, लेकिन 20 की आपके पास आ गई है। तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो हम चाह रहे थे कि मैं अभी माइक पास करूंगा, गगनदीप को ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकेगा कि उसमें अगर आप हमारी हेल्प करें। तो मेरे को एक एग्जांपल दी थी गगन ने कि अगर हम 20 की स्पीड पे चलते हैं ना, तो अगर आप हेल्प करें तो हमें लगेगा हम 60 पे जा रहे हैं, तो वो काम जल्दी हो पाएगा। तो इन मेन 2 ही चीज़ें हैं जो हमारे को काफ़ी आगे ले जा सकती हैं। एक तो हमारी वो सिंह वर्सेस कौर वाली जो बात है, एक कम्युनिटी वाली जो बात है, और दूसरा थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे वहाँ पे प्रोग्राम में आए, और जो अच्छी बात मेरे को लगी, ये जो फॉर्म्स जिसकी आपने बात की पंजाबी में ट्रांसलेट किए, हम सबको दिखा रहे हैं वहाँ पे, एक कॉपी भी दे रहे हैं। वो आपने बताया था कि वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो काफ़ी लोगों को उसकी जानकारी मिल रही है। अब इससे मेरे को क्या लगता है कि जो एजेंट सिस्टम है डेट विल बी डिक्लाइंड, काफ़ी नीचे आ जाएगा। अवेयरनेस आएगी तो नेचुरली हर कोई अपना खुद भर पाएगा।
So thanks a lot. Sir, firstly, I want to say you are the best. Thanks a lot. और हमारे लिए ये बहुत खुशी का टाइम है जब जैसे भाई साहब ने पहले बोला कि हम जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स है, एक हमारे पीछे एक एम्बेसी और जो कम्युनिटी है उसके एक दीवार कह सकते थे खड़ी थी हमेशा काफ़ी टाइम से। और जबकि इरेगुलर पर्सन इधर होता था, जब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स की जब राइगो इधर चलती है, राइगो सोशल में उसने डॉक्यूमेंट लेने थे, उसको ये डर नहीं या टेंशन नहीं होती थी मेरे को डॉक्यूमेंट स्पेन गवर्नमेंट देगी और नहीं देगी। उसको ये टेंशन होती थी मेरे को इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट देगी और नहीं देगी। ये मेन प्रॉब्लम थी। लास्ट टाइम जब आपसे पहले एम्बेसडर सुनील लाल थे, वो जो इंडिया से जो वेलकम रवि अपने इंडिया से फिर मिनिस्टर आए थे, उनके साथ भी ऐसे डिनर में उन्होंने इनवाइट किया था, उनके साथ ये प्रॉब्लम शेयर की थी। और पिले साहब के साथ चलो उन्होंने शुरू किया जो एक, क्योंकि उसमें रीज़न ये था पासपोर्ट मिलता नहीं था। जब अजंतोमेंतो है उधर जाते थे, वो बोलते थे इम्पद्रोमेंतो करानी है इधर अपना रेजिडेंसी प्रूफ, वो बोलते थे पासपोर्ट लेकर आओ। हमको क्या मालूम आप कौन है, आप वो बोलते मेरे पास फ़ोटो कॉपी है, वो फ़ोटो कॉपी रीजनल पासपोर्ट लेकर आओ। जब एम्बेसी में आते थे, ये प्रॉब्लम आपको मालूम ही है, पर लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब इधर एम्बेसी में आते थे वो बोलते थे 3 साल की इम्पद्रोमेंतो लेकर आओ। हाउ इज़ पॉसिबल सर? जो इम्पद्रोमेंतो कराने के जाते थे वो बोलते थे पासपोर्ट लेकर आओ, जो एम्बेसी में आते थे वो बोलते थे इम्पद्रोमेंतो लेकर आओ। वो दोनों चीज़ों से बात पॉसिबल नहीं थी। इम्पद्रोमेंतो करानी पासपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं थी, और जो एम्बेसी में आते थे वो बोलते थे पासपोर्ट तय देंगे जब आपके 3 साल का प्रूफ होगा इम्पद्रोमेंतो का। चलो वो उन्होंने थोड़ा सोल्यूशन किया, और अब तो सोल्यूशन किया आपने तो बिल्कुल सॉल्व भी कर दिया ना। क्योंकि कोई भी जब इधर और कम्युनिटी थी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो आज जाते थे नेक्स्ट डे उनको पासपोर्ट मिल जाता था, और हमारे लिए एक शर्म महसूस होती थी यार हम इंडियन हैं, हमारे को पासपोर्ट क्यों नहीं मिलता। हमको जो इधर की गवर्नमेंट है वो हम लीगल करना चाहती है, लेकिन हमारी एम्बेसी हमको पासपोर्ट नहीं देती। चलो उसका काफ़ी सोल्यूशन आपने निकाला, और थैंक्स लॉट गांधी सर का और आपका। वो जैसे ही आपने बुलाया, आपको मन में कितनी चाह है काम करने के लिए, वो हमने फर्स्ट टाइम देखी है एम्बेसडर इधर स्पेन में कि उसके मन में इतना चाह हो। सो जैसे आप अपना एम्बिशन लेकर चले हैं, आई डोंट थिंक सो भी हम नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी वो प्रॉब्लम के शेयर करने के लिए नहीं होगी, वो हम जो उसको हल किया है उसके लिए होगी, है ना, जैसे ऐसे आपने सोचा है काम करने के लिए। सर जैसे परमजीत भाई साहब ने बोला जोड़ी हम जब कोई बच्चा इधर बॉर्न होता है उसकी ये प्रॉब्लम मेजर आती है कि जो इधर की गवर्नमेंट है और अदर ਜਿਹੜੀਆਂ कंट्रीज है उधर ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ वो फैमिली नेम एक फादर का एक मदर का लगाते हैं, वो बोलते हैं तेरे फादर नेम सिंह है और कौर है, हम यही लगाएंगे। और हमारे लिए ये जो सिंह है वो एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए एक और मर्द है, लेकिन उनको हम जितना भी चाहे एक्सप्लेन करते हैं, कुछ रजिस्ट्रो सिविल हैं, कुछ सिटीज़ के वो नोन है। मैं भी अजंतोमेंतो में जॉब करता हूँ बार्सिलोना की, सिर्फ कुछ तो नोन है, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन जर्नली जिधर हमारी वाकफियत नहीं है वो यही चीज़ ही कर देते हैं। लेकिन सर वो काम के लिए आपकी हेल्प चाहिए और वो आप ही पॉसिबल कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ पुलिस स्टेशन है जैसे बार्सिलोना है या बार्सिलोना है, उधर जो नेशनल पुलिस है उधर सर जब हम रेजिडेंसी कार्ड जब रीन्यू कराते हैं, जब नया बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बोलते हैं अपनी दस्तार ऊपर उठाकर आपके वाल दिखने चाहिए, इधर कान भी दिखने चाहिए। वो सर जैसे थोड़ा आउट लगता है, आप समझते हो, जैसे मैं अपनी टर्बन रिमूव करूँ ऐसे ऊपर थोड़ी बहुत आउट लगता है, थोड़ा नहीं मेरे लिए। जो मेरे को बोला अपनी शर्ट रिमूव कर दे, मेरे लिए वो शर्म की बात नहीं, लेकिन टर्बन रिमूव करना मेरे लिए जो आप तो समझते हैं कि जो सिखिज्म में टर्बन की जो इम्पोर्टेंस है। सर जो कुछ पुलिस स्टेशन है उनको हम जो ऑफिसर्स हैं गुरुद्वारा में इन्वाइट करते हैं, वो तो कवर हो जाता है। कुछ जैसे हॉस्पिटल है उधर पुलिस स्टेशन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बोलते हैं पे इसको रिमूव ही करना है, वो कोई बात भी नहीं सुनना चाहते। और जब बार्सिलोना में भी स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम थी, वो बोलते थे नहीं ये रूल है और सभी लोगों के लिए है, चाहे कोई सिख हो चाहे कोई क्रिश्चियन हो, उनके अकॉर्डिंग। मैं बोलता है जो कोई क्रिश्चियन है या कोई मुस्लिम है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो सिख की आइडेंटिफिकेशन उसकी टर्बन के साथ ही है। वो कुछ पुलिस स्टेशन से उन्होंने वो अंडरस्टैंड करते हैं, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ दूसरे सिटीज़ हैं उधर ਜਿਹੜੇ हमारे सिख लोग रहते हैं वो फिर को फ़ोन करते कि गगनदीप क्या करें। फिर वो पुलिस स्टेशन है, जो ऑफिसर है वो बहुत नाइस पर्सन है,
नहीं तो नॉर्मली हर सिटी के एक एम्पावरमेंट हुआ, आपकी जो फिंगर्स प्रिंट होते हैं सिर्फ उधर ही हो सकते हैं। लेकिन वो लोग, वो इतना अच्छा है, वो समझता है प्रॉब्लम को, गुरुद्वारा साहब में भी आता है, वो बोलता है कोई बात नहीं, एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं, आप इधर ले आओ, मैं लगा देता हूँ। पर ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट हमारे टेम्पररी जस्ट वे है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। सर उसके लिए मैं आपको सारी कम्युनिटी के बेहाफ पर कतरूनिया और वलेंसिया सभी के आपको रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ। आप इधर जो इधर के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर, उनके अंडर है जो नेशनल पुलिस है, जेकर आप उधर से साथ बात करें भी जो सिख कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है दर्पण वाली, और मुस्लिम कम्युनिटी की भी जो प्रॉब्लम थी, और उन्होंने एक एडवोकेट के थ्रू जो करके उनको भी, जो लेडीज़ है वो सिर पर जो कपड़ा बांधती थी उनको भी बोलते थे रिमूव करो, लेकिन उनका उन्होंने सोल्यूशन कर दिया कि वो, लेकिन वो मरोक की एम्बेसी थी और पाकिस्तान की एम्बेसी, उन्होंने इधर बातचीत की, उसका सोल्यूशन निकाला। जेकर आप जे प्लीज़ इतनी कृपा कर दें कि इधर आप मीटिंग करके उनको ये चीज़ इन्फॉर्म करी दें कि एक सिख के लिए जिसकी टर्बन है, विदाउट टर्बन ही इज़ नॉट सिख। आई थिंक दे कैन अंडरस्टैंड। पर हम जैसे भाई साहब ने बोला, क्या चीज़ हम उनसे एक मीटिंग लें, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रह जाती कि जब आप वही मीटिंग वही बात आप करो, उसकी वैल्यू, और उसको भी वो सुनना नहीं, सिर्फ सुनेंगे नहीं, उस पर गौर भी करेंगे, उस पर अपना एक्शन भी लेंगे ना। और दूसरी जो एक थी जड़ी कतलान पुलिस है मोसूस, उधर हमको अब काफ़ी सोल्यूशन हो गया, लेकिन फिर भी है जो अमृतधारी सिख है, वो श्री साहब पैंते कृपान, जब वो आज से 5-6 साल पहले की बात करता हूँ, जब वो किसी भी सिख को कृपान देखते थे वो रिमूव कर लेते थे, प्लस 600 यूरोस को फाइन करते थे। भी अपने उनके लिए वो हथियार था जी। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर मीटिंग करनी शुरू की, उनको फिर बताना शुरू किया। वो तो पहले हम के रिलीजन की बात नहीं करनी चाहते, सुननी नहीं चाहते, थोड़ा थोड़ा क्योंकि टाइम लगता है। वो चलो परमात्मा ने कृपा की, उसका सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा के। फिर उधर जो उधर आईजी था उसके साथ मीटिंग हुई, उनको बोला मैं प्रेजेंटेशन करनी चाहता हूँ, सिख क्या है, सिख कौन है, और importance of Sikhs for Sikhs turban and kirpan. And we started their presentations in different police stations. उसके बाद काफ़ी टाइम से जो 1 साल 2 साल 3 साल जो प्रेजेंटेशन चलती रही, वो खुद ही बोलते रहे इधर भी आओ, इधर भी आओ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो लास्ट टाइम जो डीजीपी था, उनके सबने भी, जो सारी कतरूनिया की पुलिस थी, उनके सब प्रेजेंटेशन की, वो हमारी ये तो कल 90% सोल्यूशन हो गया। पर फिर भी कुछ एरिए हैं जहाँ नहीं, वो उधर भी ये प्रॉब्लम आती है। और उस दोबारा ही कहूँगा, जेकर आप वो चीज़ को बातचीत करेंगे और उसका सोल्यूशन उतनी जल्दी ही निकलेगा ना। जो मेन प्रॉब्लम है जो इस टाइम जो एक नाम की है, और एक जो पुलिस स्टेशन जो टर्बन वो बोलते हैं ऊपर उठा कर आओ, वो एक सिख के लिए एक एज ए इंसल्ट है ना, वो आप अंडरस्टैंड करते हैं। और दूसरी एक बात और है, जिक्र आप जे इधर जड़ी नेशनल पुलिस है, वो जिधर सिख कम्युनिटी है, जहाँ कहीं भी है वलेंसिया में, जहाँ बार्सिलोना में है, उधर मेजोरिटी है वो तो कर लेंगे। लेकिन जो कोई मालागा सपोज करो, उधर 3 सिख रहते हैं, उनको मालूम नहीं है बिल्कुल ही ना, वो कई बार दस्तकार के लिए बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अंडालूसिया, उधर बहुत ज़्यादा जब कोई दस्तार के साथ सिख को देखते हैं, वो क्योंकि उनको मालूम नहीं। जब मोसूस के साथ मेरी मीटिंग्स होती थी, वो बोलते थे सॉरी टू से यू, लेकिन बोलते थे हम आपको तालिबानी समझते थे, वो क्योंकि वो उनको मालूम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। लेकिन जो अंडालूसिया है, इधर जो मालागा स्टेट्स है, इधर जो नेशनल पुलिस है, इनको तो बिल्कुल ही नहीं मालूम है ना। और जेकर आप सेंटर से जे इशू करवा दें कोई लेटर सभी नेशनल पुलिस को, वो अकेले बार्सिलोना जहाँ वलेंसिया कतलोनिया में नहीं, ऑल ऑफ स्पेन जाएगा, उसके साथ हमारी ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगी। और लास्ट सॉरी, जो गुरुद्वारा साहब रजिस्टर कराने की बात है, वो हमारे 14 गुरुद्वारा साहब जो एज ए, मेरे पास पेपर में आपको दे जाऊँगा, एज गुरुद्वारा साहब रजिस्टर्ड है। जो 6-7 गुरुद्वारा साहब है वो एज एसोसिएशन है, वो भी हम कर लेंगे, लेकिन जो उसकी फेडरेशन है, जो उसका जो काम करने के लिए हमारे पास वो सफिशिएंट है ना। मुझे पहले भी कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया है। एक चीज़ तो ये है, जहाँ तक पासपोर्ट का
सवाल है जिसमें वो अपना फादर का नाम और मदर का नाम लिखना ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये शायद सिर्फ स्पेन में है और यूरोप के किसी और देश में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्पेसिफिकली इनके लिए इन्होंने अपने लिए ये रिक्वायरमेंट बनाई हुई है, तो फिर लाजमी हो जाता है कि जो भी स्पेन का पासपोर्ट लेता है उसको उस तरह से वो फॉर्म भरना होगा और उसमें वो नाम रखना होगा। ये इशू ज़रूर हम रेज़ कर सकते हैं उनके साथ। तो अगर उनके लॉ में ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो कोई वजह नहीं है कि वो नहीं कर सकते इसको। और जहाँ तक 3 नाम होने की ज़रूरत है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि तो फैमिली नेम ऐड कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक इसका केस हम लोगों के उनके सामने रख सकते हैं, अथॉरिटीज़ के सामने। उनके लॉ में अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि भाई आपको 3 नाम प्रोवाइड करने हैं, वो तीसरा नाम आपके फादर का हो या फैमिली का हो या कोई और ऐसे जो आप नाम इस्तेमाल करते हो, जहाँ सो लॉन्ग एज 3 नाम हैं उनके सिस्टम में डालने के लिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी जो हम उनके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स वो तो करना ही ठीक है, लेकिन वो उनकी कंडीशन ये नहीं है कि 2 फैमिली नेम लेकर। उनकी कंडीशन है एक जो फादर का फैमिली नेम है वो लगाएंगे और एक जो मदर का है वो लगाएंगे। एक सिचुएशन सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप कहें कि भाई मदर का फैमिली नेम नहीं है या मदर का फैमिली नेम भी सिंह है, तो फिर दोनों नाम सिंह हो जाएंगे। पर ये है कि वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको प्रोड्यूस करने का वो कहते हैं कि भाई आप बताइए कि सिंह कैसे है, कि आपको 3 नाम देने हैं और ये ज़रूरी नहीं है जैसे आप एग्जांपल्स दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में क्या हुआ है, एग्जैक्टली नहीं हो वैसा ही सिचुएशन, बट हम उनसे कह सकते हैं कि दूसरे लोगों ने भी फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढी है, थोड़ा सोल्यूशन ढूंढा है इसका, क्योंकि इससे एक तकलीफ होती है लोगों को। तो अगर वो उसमें देख सकते हैं, वी विल सर्टनली पुट दैट इशू टू देम। टर्बन का इशू है, टर्बन का इशू ज़्यादा बड़ा इशू है बिकॉज दिस इज़ एन इशू जो सिर्फ इस कंट्री में नहीं है, काफ़ी कंट्रीज़ में है यूरोप की। फ्रांस में उसको लेके काफ़ी इशू उठा है, इटली में लेके उसका वो इशू उठा है, जर्मनी में वो इशू को उठाया गया है और काफ़ी हाई लेवल पे हमने उठाया है। मेरे ख्याल से जो ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए या पासपोर्ट बनाने के लिए या कोई और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत हो और वहाँ पे वो कहें कि आपको टर्बन के बगैर देखना पड़ेगा, जो सॉल्यूशंस दूसरे देशों में लोगों ने ढूंढी हैं, एक बार अच्छा होगा कि हम वो देख लें कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि इनको भी अगर हम कहें कि भाई देखिए यही प्रॉब्लम एग्जैक्टली फ्रांस में है, यही इटली में है, उन्होंने ये इसका सलूशन ढूंढा है, अगर वो ढूंढ पाए हैं, मुझे अभी तक एग्जैक्टली ख्याल नहीं है। मैं जानता हूँ कि 2-3 साल पहले एक बार फ्रेंच प्रेसिडेंट का विजिट था इंडिया में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे, उन्होंने ये सवाल उनसे उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम इसका कोई हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसका क्या सोल्यूशन निकला है मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है कि नहीं इसके बारे में, लेकिन जो वो अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो हम यहाँ पे भी परसू कर सकते हैं इनके साथ। इन एनी केस हम उनको ये इस प्रॉब्लम के बारे में अगवा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एक सेंसिटिव इशू है, रिलीजन से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसको आप एग्जामिन करें। अभी तो जैसा आप जानते हैं स्पेन में सरकार नहीं है। जून के इलेक्शंस के बाद जब नई सरकार बनेगी, इंटीरियर मिनिस्टर वगैरह ये नॉमिनेट करेंगे, तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, जो मेरी पहली मीटिंग होगी इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, आई विल टेक अप दिस इशू, दैट आई कैन प्रॉमिस। आप एग्जांपल देनी चाहते हैं बेल्जियम और फ्रांस की बजाय, जेकर आप एग्जांपल दें इंग्लैंड की और कनाडा की। इंग्लैंड जिधर सभी सिख लोग वो ड्राइव भी कर सकते हैं टर्बन के साथ। आप जो फ्रांस की एग्जांपल दोगे, उधर वो जो सिख टर्बन की प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन नहीं निकला उसका। और जेकर आप फ्रांस की एग्जांपल दें, और सॉरी इंग्लैंड की एग्जांपल देंगे, उधर सॉल्यूशन है। और जेकर रिसेंटली आपको मालूम है जो
कैबिनेट है कनाडा की, उधर 14-15 एमपी जो सिख हैं और 5-6 मिनिस्टर भी जो सिख हैं। जेकर आप कनाडा और इंग्लैंड की एग्जांपल देंगे, आई थिंक इट विल बी बेस्ट देन फ्रांस।